and preposition, with let and preposition we use ऑब्जेक्टिव केस. अब देखो सब्जेक्टिव के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव वाला बता रहा हूं कि आपको चीजें ध्यान में रहे. ऐसा ही कुछ आपकी किताबों में या नोट्स में ऐसे कुछ रूल लिखा हुआ होता है और हम इसको रटते हैं, कोई जरूरत नहीं है उसकी. फंडामेंटल्स आपके अगर क्लियर हैं तो. लेट शब्द क्या है? लेट वर्ड जो है ये वर्ब है. लेट का मतलब होता है अलाउ करना, वर्ब है. और प्रेपोजिशन दूसरा लिखा हुआ है. तो भाई मेरे लेट एक वर्ब है और दूसरे आप प्रेपोजिशन की बात कर रहे हैं. तो आप जो भी वर्ब के बाद लिखते हैं और जो भी प्रेपोजिशन के बाद लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो वर्ब के बाद लिखोगे उसे ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहा जाता है, जो प्रेपोजिशन के बाद लिखते हो उसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहा जाता है. क्योंकि प्रेपोजिशन तो प्री पोजिशन होता है ना, पहले पोजिशन होता है. तो इसका मतलब जो भी नाउन प्रोनाउन इसके बाद आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट है. और भाई यही तो बात हम शुरू से कर रहे हैं जब केसेस पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर है वो तो कौन सा केस होना चाहिए, तभी तो नाम पड़ा उसका ऑब्जेक्टिव केस. तो चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा. एज सिंपल एज दैट. तो इट्स नॉट अबाउट मगिंग देम अप. रटने की कोई जरूरत नहीं है. रटना उसको पड़ेगा जिसको केसेस की समझ नहीं थी. इसलिए सबसे पहले केस पढ़ाया मैंने, क्योंकि सारे, और उसी दिन कहा था कि सारे कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर बेस्ड है कि कहां पे हिम लगेगा कहां हिज लगेगा. बच्चा बेचारा उसी में मरता करता रहता है कि पता नहीं क्या होगा यहां पे, मैं बड़ा कंफ्यूज. अब कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं. सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के रोल में, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के रोल में. वर्ब के बाद जो आता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है. तो वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव. अब आपको मान लो ऐसे पेपर में चॉइस मिल जाए कि लेट आई, लेट मी टेल यू, let us, let we do this, let she, let her go there. तो आप बिना चूके ही आप सीधा let me tell you, let's do this and let her go there ये टिक लगा के आओगे. आप let I नहीं बोलोगे. और देखो केसेस बिल्कुल क्लियर है. आई कौन सा केस था? सब्जेक्टिव है. वी कौन सा है? सब्जेक्टिव है. शी कौन सा है? सब्जेक्टिव है. सब्जेक्टिव नहीं लगना है. लेट के बाद क्या लगना है? विद लेट. ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव भी तो लगा है. मी, अस और हर. उसको वहां जाने दो. लेट हर गो देयर. लेट हर, लेट वर्ब है. लेट्स डू दिस ये हम बचपन से करते आए हैं. लेट्स डू दिस. चलो लेट्स वॉच अ मूवी, लेट्स प्ले क्रिकेट. तो वहां पे लेट अस, चलो हम खेलते हैं. और लेट मी टेल यू, मुझे तुम्हें बताने तो दो. लेट मी टेल यू. क्यों परेशान हो रहे हो? अलाउ करो, मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हें कुछ बता सकूं. लेट मी टेल यू. राइट. अब लेट के साथ कुछ और समस्याएं हैं. जैसे ये 3 वर्ड, आज ये भी कचरा आपका साफ कर दूंगा. आपको शायद ध्यान में ना आ रहा हो लेकिन मुझे आपके सारे दर्द पता है. बड़े कंफ्यूजन होते हैं इसमें आपको. लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. लेट्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सीएस, जैसे आप किसी भी वर्ब में जोड़ते हैं ना, राइट, राइट्स, गो, गोज, ये बिल्कुल वैसे ही है. और ये क्या है? इसको ब्रेक करोगे तो ये लेट अस है. तो अब आगे से ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, राइट, कि इन तीनों में क्या फर्क है. गॉट द पॉइंट? अब जैसे मैं अगर ये कहूं कि आई ओन्ड की जगह पे मैं लेट ही लगा दूं सीधा. आई लेट यू डू दिस. आई लेट यू डू दिस. इसका क्या मतलब है? कि मैं तुम्हें अलाउ करता हूं ये काम करने के लिए. दिस क्लास लेट्स यू लर्न सो मेनी न्यू कॉन्सेप्ट्स. अब देखो, अब मैंने यहां पे लेट्स का इस्तेमाल कर लिया. कैसे कर लिया भाई? आपको पता है कि आई के साथ वर्ब की क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म. तो यहां फर्स्ट फॉर्म लग गई. और यहां पे दिस क्लास सिंगुलर, दिस क्लास लेट्स, राइट. तो यहां पे लेट्स यू लर्न, या सिंपली मान लो आई की जगह मैं यहां पे ही लगा दूं तो ही या शी लगा दूं कि शी लेट्स यू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स. वो तुम्हें रोज नया कॉन्सेप्ट सीखने देती है या सीखने देता है. तो ही लग गया, शी लग गया, दिस क्लास लग गया. दीज क्लासेस करता अभी. अब दिस क्लास सिंगुलर है तो लेट्स है. अभी मैं करता दीज क्लासेस, तब क्या होता? लेट यू लर्न. क्योंकि प्लूरल हो गया तो वर्ब के साथ सीएस नहीं लगेगा. तो दीज क्लासेस लेट यू लर्न सो मेनी न्यू कॉन्सेप्ट्स. और अब लेट्स वाला तो हमने एग्जांपल लिखा ही है. कैसे करोगे भाई? ये ऐसे ही तो बोलते हैं हम, लेट्स डू दिस, जो लिखा हुआ है इधर, लेट्स डू दिस. तीसरा सेंटेंस कि अभी जब अपोस्ट्रोफी लग रहा है तो इसका मतलब क्या? कि वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है. जो हमने नाउन के समय ये देखा था कि अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी छोटे फॉर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये लेट अस हो जाएगा. जैसे यहां पे हमने देखा था पिछले सेंटेंस में इट्स में, तो इट इज को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हमने इट इज लिखा था. वैसे ही लेट अस को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या लिखा है? लेट्स. तो कंफ्यूज मत होना. अगर अपोस्ट्रोफी का साइन है तो ये लेट अस है, और अगर सिंपली एस लगा हुआ है तो इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सीएस लगा हुआ है. इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, आराम से. मैं 2 मिनट कुछ नहीं बोलूंगा, आप इसको आराम से नोट कर लें. कुछ कंफ्यूजन है तो पूछते चले. ये सब आपकी दिक्कत थी, हाँ या ना? लेट में दिक्कत होती थी कि नहीं होती थी? आई होप कि अब आपको ये दिक्कत दूर हो गई. कोई दिक्कत है तो पूछ लें.
अब देखो अमित बोर्ड पे दिख नहीं रहा मेरे भाई, पूछ रहे व्हाट इज लेट, क्या लिखा है यहाँ पे लेट, V1 का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहां रहती है आंखें सुबह सुबह हैं? एक भाई हमारे करें सर लेट्स का एग्जांपल दे दीजिए, इधर दिया नहीं क्या एग्जांपल, यही तो एग्जांपल है दूसरा। हो दिमाग खोल के बैठो भाई मेरे। लावा फोन के ऐड में था, लावा नेवर लेट्स यू डाउन, पल्लवी वहां लेट्स में अपास्ट्रॉफी नहीं लगा था, जाके ऐड देखिएगा। लावा नेवर लेट्स यू डाउन, जो जब लावा के ऐड, पता नहीं मैंने तो देखा नहीं है लावा का ऐड में, ये लावा नेवर लेट्स यू डाउन अगर लिखा है ऐड में, तो यहां पे अभी हमारे जो भाई पूछ रहे थे कि सर लेट्स का एग्जांपल है, यही एग्जांपल भाई, लावा नेवर लेट्स यू डाउन, पल्लवी ने एग्जांपल दिया है कि लावा फोन के ऐड में है कि लावा फोन तुम्हें कभी डाउन नहीं करता, इसका मतलब हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ऐसा नहीं कि मौके पे बैटरी खत्म हो जाए, आपकी कैमरा जो है वो फोन हैंग कर जाए, ऐसा कभी नहीं होता। लावा फोन हमेशा ही तुम्हारा साथ देता है। क्लियर हो गई बात? कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सही है निर्भय। यहां पे क्या लिखा भाई, सो मेनी, मेनी क्या हो गया, एक से ज्यादा हो गया, तभी तो कॉन्सेप्ट्स लिखा हुआ है। अच्छा पल्लवी लिखने में हो गया मिस, कोई बात नहीं, मुझे लगा कहीं गलत ना समझ लिया हो। हाँ तो लावा नेवर लेट्स यू डाउन यही है आपके ऐड में। चलो ये बहुत अच्छी बात है, जैसे पल्लवी ने अभी बात कही कि ये चीज अगर आप सभी ने पकड़ ली ना, कि हम जब अब भी अखबार पढ़ेंगे या टेलीविजन देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ पढ़ रहे हो इन क्लासेस में, ये क्या है कुछ, ये पेपर के लिए थोड़ी है, पेपर तो अब तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अंग्रेजी आसान हो गई, कहीं कोई टैगलाइन चल रही है, कोई न्यूज चैनल पे कोई कुछ बोल रहा है, राज्यसभा टीवी पे बिग पिक्चर में आप 4 लोगों को बैठ करके एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन देख रहे हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के में हेल्प करने वाला है हर एक टॉपिक के ऊपर। सो नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस, वॉट एवर इज रिटन और वॉट एवर इज स्पोकन बाय दोज पैनलिस्ट। You will not be handicapped in terms of the understanding of the structure of the sentence, and grammar is all about this. If you are not able to understand the structure of a sentence, how will you write or speak? That's the biggest trouble. Like one student has mentioned over here कि सर मैंने बहुत कोचिंग करी बट सेंटेंस कभी करेक्ट नहीं हुए। तो कोचिंग का ये मतलब नहीं होता कि आपको फिर से डिपेंडेंट बना दिया जाए कि नहीं बेटा मैं ही तुम्हारी नैया पार करूंगा। अरे संस्कृत में एक श्लोक है, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो आपको फ्री करे। तो मेरी तो इच्छा ये होती है कि अगर मुझसे एक बार पढ़ लो तो फिर फ्री हो जाओ, फिर कोई जरूरत ना पड़े, मेरी भी जरूरत ना पड़े। तो मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूं, कहीं कुछ ना बच जाए। आपने थोड़े पूछा था मुझसे ये, आप में से किसी ने नहीं पूछा ये, लेकिन मुझे आपके सारे दर्द पता है कि आप कहां पे फंसे हो। किसी ने पूछा ये नहीं पूछा, बट मेरा काम ये कि मेरे पास स्टूडेंट आया है, बेचारा बहुत जगह से थक हार के आया होगा, तब ऑनलाइन में बैठ करके ये पढ़ रहा है, ये बहुत सिंसियर बच्चा है। नहीं होगा बेचारे को याद कि मेरी क्या समस्या है, हो सकता है बाद में इसे याद आए, चलो मेरी जिम्मेदारी है मैं इसकी दुश्वारियां पहले ही दूर कर दूं। तो मैंने आपकी दिक्कतें पहले ही दूर कर दी, साफ साफ इसलिए अलग अलग मार्कर से लिख भी दिया कि इस नोट को बिल्कुल ढंग से लिख लो, और बिल्कुल उसी के सामने उसके एग्जाम्पल भी लिख दिए। तो इससे क्या होता है कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहती है, और जब कोई चीज समझ में आ जाती है तो फिर रटने की तो कोई जगह होती नहीं ना, देयर इज नो स्कोप ऑफ रट्टाफिकेशन व्हेन यू अंडरस्टूड समथिंग। जो चीज हमें समझ नहीं आती हमें उसी को रटना पड़ता है। आज तक जीवन में हमने समझने के ऊपर ध्यान नहीं दिया, रटने पे दिया। रटने से स्कूल का पेपर पास हो जाओगे, जहां पे 25 लाख 30 लाख 35 लाख लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिख रहे हैं, वहां पे आपकी नैया कभी नहीं पार होगी, इस बात को समझिए। और ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में और आपकी स्कूली पढ़ाई में। स्कूली पढ़ाई में रट्टाफिकेशन से भी नैया पार हो गई, इधर नहीं पार होगी, इधर समझना पड़ेगा। अब देखो, अब नाउन समझ लिया आपने, ऐसे प्रोनाउन समझ रहे हो अच्छे से, वर्ब एडजेक्टिव सब समझोगे, तो फिर आप खुद पेपर में क्वेश्चन लगा के देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ कि मैं भाई जो है 50 क्वेश्चन लगा रहा हूं एरर डिटेक्शन के 20 मिनट के अंदर, और 20 मिनट में 50 क्वेश्चन में अपनी परफॉर्मेंस देखो, जब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर हो जाए। क्योंकि एरर डिटेक्शन हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, वो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन आर्टिकल, इन सारे कॉन्सेप्ट की खिचड़ी होती है आपके एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जब सारे कॉन्सेप्ट बेहतर हैं तो कोई भी क्वेश्चन दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंखें पार की हो चलिए। बात समझ में आ गई? हाँ, सर लेट हर गो देयर की जगह पे लेट्स हर गो देयर नहीं होगा क्या? प्लीज टेल मी सर, आई एम इन कंफ्यूजन। दीपक, जब लेट से आप शुरुआत करते हो सेंटेंस की तो इसे हम कहते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य। बचपन में पढ़ा होगा ना, गो देयर, कम हियर, ब्रिंग दैट बुक, शट द डोर, ओपन द विंडो। तो ये कौन सा सेंटेंस है? आदेशात्मक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस हम उन्हें कहते हैं जो वर्ब से शुरू होते हैं। ये अकेला एक सेंटेंस का टाइप है जो सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता, ये वर्ब से शुरू होता है। और जब वर्ब से शुरू होता है तो उस समय क्योंकि सब्जेक्ट तो कोई है नहीं, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। तो लेट हर गो देयर ही हो सकता है, लेट्स हर गो देयर नहीं होगा। अगर लेट्स लगा रहे हो तो कोई सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा कि ही लेट्स हर डू दिस, कि वह उसको ये काम करने देता है। तो लेट्स तब लगेगा जब उसके पहले कोई सब्जेक्ट लगा हो, सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट? या इट लेट्स हर डू दिस। वहां पे इट किसी परिस्थिति की तरफ इशारा कर सकता है, या ही लेट्स हर कर दिया आपने, या कोई नाम ले लिया आपने कि भाई मनीष लेट्स हर डू दिस एक्सपेरिमेंट, मनीष उसको ये एक्सपेरिमेंट करने देता है। तो मनीष लेट्स हर डू दिस एक्सपेरिमेंट, मनीष उसको यह एक्सपेरिमेंट करने देता है, एस लग गया। लेकिन जब लेट से शुरू होगा तब कभी आपको वहां पे लेट्स, अब जैसे लावा वाला जो है, देखो एग्जांपल यहां पे क्या लिखा है, लावा नेवर लेट्स यू डाउन। तो लेट किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? लावा, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, कंपनी का नाम है,
नाम है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लग गया। जैसे मैंने अभी कहा कि मनीष लेट्स हर डू दिस एक्सपेरिमेंट, मनीष उसे एक्सपेरिमेंट करने देता है। बट अगर आपने सिंपली कह दिया यार लेट हर डू दिस, करने दो ना उसे जो करना चाहती है, तो वहां लेट हर डू दिस, उसमें किसी सब्जेक्ट की चर्चा हुई नहीं। जब सब्जेक्ट है नहीं तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे गो देयर, शट द विंडो, ओपन द डोर, बिल्कुल वैसे ही। आई थिंक अब कंफ्यूजन क्लियर है सभी को? यस और नो? हाँ बिल्कुल अनिल, एग्जाम्पल प्रिपोजिशन का भी दूंगा। अभी तो मैंने लेट पहले क्लियर किया क्योंकि लेट में आप बड़े परेशान रहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, लेट सबको क्लियर हो गया। अब आ जाओ प्रिपोजिशन के ऊपर। देखो सेंटेंस बनाते हैं इसके लिए भी। दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन साइंड between you and I, between you and I। ओके बबलेश, फर्स्ट टाइम ऐसा पढ़ा है, बहुत अच्छी बात भाई, पढ़ते चलो, सफल होते चलो। अब देखो यहां पे बिल्कुल सिंपल सा फंडा, बिटवीन नजर आ गया ना, प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन है वो क्या है? प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। यहां पे हमारे पास दो हैं, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हो गए। अगर ऑब्जेक्ट है तो केस कौन सा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। यू में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है यू सब्जेक्टिव भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव भी यू होता है। आई लव यू, यहां यू ऑब्जेक्ट, यू लव मी, यहां यू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, यू का यू होगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आई पता है आपको, आई सब्जेक्टिव केस है, आई का मतलब मैं, सब्जेक्टिव केस, तो यहां पे इस आई को हटाओगे और यहां क्या लगाओगे आप? मी, और सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। नहीं पता है बेचारा बच्चा, आप नहीं मन में सोचता रहता है यार ठीक तो लग रहा है मेरे में और उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्यों सोचना है ना? वैसे मैथमेटिक ग्रामर भाषा की गणित होती है, सीधा आपने टिक मार के काम खत्म कर लिया। यहां पे लेट भी कर दो या वर्ब भी कर दो, कोई भी वर्ब। अब ये बात कैसे? वर्ब वाला एग्जांपल का मतलब क्या? वैसे यहां विद की जगह पे आफ्टर लिखना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि विद का तो मतलब पहले भी हो सकता है ना, आफ्टर लिख दो तो ये ज्यादा बेहतर है, वर्ब के बाद। तो जैसे आप ये तो नहीं कहते ना कि आई मेट मनीष एंड शी यस्टरडे। अब ऐसा कुछ सेंटेंस मिलेगा तो दिमाग तो बिल्कुल खुल जाएगा तुरंत ही कि भाई यहां पे मेट जो शब्द है ये क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद जो आ रहा है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मनीष तो नाम हो गया, नाउन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, नाउन तो वही रहेगा ना, चाहे सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करो या ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करो। राज लाइक सिमरन या सिमरन लाइक्स राज, नाम में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन नाम की जगह, नाम नाउन है, उसकी जगह प्रोनाउन लगाओगे उसमें बदलाव होगा। अब यहां पे पता लग गया कि भैया मेट वर्ब है, वर्ब के बाद ये दो ऑब्जेक्ट हैं, यहां दो ऑब्जेक्ट हैं। यहां आई एक सब्जेक्ट था लेकिन ऑब्जेक्ट दो हैं, दो से मुलाकात हुई है मेरी, मनीष से, और उससे मुलाकात हुई है, वह से नहीं हुई है, उसको मिला हूं मैं। मेरा मिलना कौन रिसीव कर रहा है? मनीष, और वह ये रिसीवर है। रिसीवर है तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो केस कौन सा लगेगा? ऑब्जेक्टिव। आई मेट मनीष एंड हर यस्टरडे, शी की जगह पे क्या लगा दोगे? हर लगा दोगे। हाँ जी, सभी को क्लियर हो गए इतने कॉन्सेप्ट? रंजन, यू लेट अस टू लर्न, लेट अस के बाद भाई टू नहीं लगता, ठीक है ना, ये वर्ब में हम पढ़ेंगे, इसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। लेट के बाद टू नहीं लगता, आई लेट यू डू दिस मैंने बोला था। तो यू लेट अस लर्न एंड यू लेट वी टू लर्न तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना, लेट के बाद ऑब्जेक्ट ही तो है, चाहे सब्जेक्ट लगाओ या ना लगाओ। अभी सेंटेंस पढ़ा था ना हमने कि भाई लेट हिम गो देयर, लेट हिम गो देयर, उसको वहां जाने दो, सिंपल। फिर मैं कह दूं आई लेट हिम गो देयर, आई लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। शी लगा लोगे तो उसमें लेट्स हो जाएगा, शी लेट्स हिम गो देयर, लेकिन हिम पे थोड़ा कोई फर्क पड़ा है भाई, चाहे लेट के पहले सब्जेक्ट हो या ना हो, चाहे तुम इंपेरेटिव सेंटेंस बनाओ या एक नॉर्मल सेंटेंस बनाओ, लेट के बाद जो आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट ही होगा। ऑब्जेक्ट होगा तो लेट भी कहां से हो सकता है? लेट ऐसे ही होगा। बात क्लियर हो गई? चलिए अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, 4 के बाद 5 की तरफ बढ़ते हैं। अभिषेक कह रहे हैं आपने आई लेट लिखा, भाई आई के साथ कभी वर्ब में एसीएस लगाते हो क्या? अभिषेक, कभी आपने ऐसा कोई सेंटेंस पढ़ा भाई कि आई राइट्स अ लेटर, कभी पढ़ा है?
आई राइट अ लेटर, ठीक है ना, आई रीड हिंदुस्तान टाइम्स, आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहां पे क्या देख रहे हो आप कि आई के साथ वर्ब में एस नहीं लगता है, तो लेट में भी नहीं लगेगा। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 5 जो है ये है कि अगर एक ही सेंटेंस में हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों के प्रोनाउन हो तो हम उनको फिर किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो इफ यू एनकाउंटर विद अ सेंटेंस जहां पे आई भी है जो कि फर्स्ट पर्सन है, यू भी है सेकंड पर्सन है, और ही या शी या दे सब क्या है, ये थर्ड पर्सन है, तो अगर हमें एक ही सेंटेंस में ये तीनों तरह के प्रोनाउन मिल जाएं तो हम उनको किस ऑर्डर में रखें, पहले यू लगाएं कि पहले आई लगाएं कि पहले ही लगाएं, दूसरे नंबर पे क्या होगा, तीसरे नंबर पे क्या होगा। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन से ही संबंधित है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन से संबंधित ये कॉन्सेप्ट है, और इसे हम 1 2 3 और 2 3 1 रूल कह लेते हैं। 1 2 3 एंड 2 3 1, 2 3 1 रूल, राइट। क्या रूल है ये? 1 का मतलब यहां पे क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, ये क्या है भाई, सेकंड पर्सन, ये क्या है, थर्ड पर्सन, मतलब वही है। 2 का भी यहां सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फर्स्ट है। यानी ये ऑर्डर बता रहे हैं आपको कि एक तरह के ऑर्डर में आप पहले फर्स्ट लगाते हैं, फिर सेकंड लगाते हैं, फिर थर्ड लगाते हैं, और एक तरह के ऑर्डर में आप पहले सेकंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। तो आखिर ये ऑर्डर बनेंगे कैसे, किस आधार पर तय होगा, तो वो क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, जब कोई भी नेगेटिव आइडिया है तो जो ऑर्डर होता है वो 1 2 3 होता है, और अगर एक पॉजिटिव या न्यूट्रल आइडिया है, पॉजिटिव या न्यूट्रल आइडिया है कोई भी, तो उस समय ऑर्डर क्या होता है, 2 3 1। अब इस बात को एग्जांपल से समझते हैं, फिर थोड़ी सी और बात करेंगे। अब जैसे पहले वाले के लिए सेंटेंस अगर मैं 1 2 3 के लिए सेंटेंस बनाऊं तो आई, यू एंड ही आर गोइंग टू बी पनिश्ड। और अब ये दूसरे वाले कॉन्सेप्ट के लिए पहले सेकंड पर्सन यानी यू, फिर थर्ड पर्सन ही एंड आई आर गोइंग टू बी फेलिसिटेटेड, आर गोइंग टू बी फेलिसिटेटेड, राइट। क्या नजर आ रहा है इधर 1 2 3, इधर क्या नजर आ रहा है 2 3 1। पनिशमेंट किस तरह का आइडिया है, नेगेटिव आइडिया है, आपने कुछ गुनाह किया है, कुछ गड़बड़ किया है तभी पनिशमेंट मिलेगी, और यहां आपको फेलिसिटेट किया जा रहा है, ये एक पॉजिटिव आइडिया है। फेलिसिटेट करने का मतलब होता है सम्मानित करना। ये बड़ा अच्छा शब्द भी है, कंफ्यूजिंग वर्ड में कई बार परेशान किया जाता है इस शब्द के साथ। देखो, एक शब्द आपके पास आता है फैसिलिटेट और दूसरा आता है फेलिसिटेट। एक होता है फैसिलिटेट और दूसरा होता है फेलिसिटेट, दोनों के दोनों वर्ब है। यहां से नाउन क्या बनता है, फैसिलिटी, हाँ जी सुविधाएं यहां बहुत अच्छी फैसिलिटी है, और यहां से क्या बनता है, फेलिसिटी, फेलिसिटी ये नाउन हो गया। और फेलिसिटी और फेलिसिटेशन सेरेमनी होता है, सम्मान समारोह, फेलिसिटेशन भी नाउन। सो खैर यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है कि यहां सम्मानित किया जा रहा है और ऊपर जो है पनिशमेंट दी जा रही है। तो जब नेगेटिव आइडिया है तो 1 2 3, और जब पॉजिटिव आइडिया है तो 2 3 1। अब हमें यह समझना है कि आखिर ये होता क्यों है, व्हाई दिस ऑर्डर, व्हाई दिस पर्टिकुलर ऑर्डर इज यूज्ड। तो देखो, ये अंग्रेजों के बनाए गए कॉन्सेप्ट, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं हम, और ये कर्टसी का रूल है, तमीज का रूल है, बस और कुछ नहीं। तमीज का रूल है। तमीज का रूल का मतलब क्या कि भाई जब कुछ गड़बड़ करो आप, कुछ गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो पहले खुद की गलती मानो, मैं नालायक, फिर दूसरे को जो सामने है तुम्हारे सेकंड पर्सन जिससे बात कर रहे हो, अपने को गलत ठहराने के बाद उसको गलत ठहराओ, और फिर थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करो जो वहां है ही नहीं, वह ही, तब उसको गलत ठहराओ। तो पहले मैं नालायक, फिर तुम नालायक, फिर वह नालायक, ऐसे इस्तेमाल करना है आपको। तमीज का रूल है। ये बिल्कुल ही अलग बात है कि हम इसका बिल्कुल उलट करते हैं। सबसे पहले तो हम थर्ड पर्सन की इज्जत को तार तार करते हैं, अरे वो बहुत ही बकवास आदमी है यार, उसके चक्कर में पड़ गए ना तबाह हो गए हम। तो थोड़ी दिमाग की बत्ती फिर जलती है, फिर सामने वाले के ऊपर टूट पड़ते हैं, और तुम भी कम नहीं हो, अरे वो था ऐसा था यार, तुम तो मेरे साथ थे ना, तुम तो बता सकते थे। फिर हम उसकी मिट्टी पलीत करते हैं। मेरे जैसा सज्जन आदमी तुम दोनों के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो गया। अपने को तो हम सबसे बढ़िया मस्त मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम लोगों के चक्कर में तुम्हारी संगत ने खराब कर दिया। तो हमारे यूसेज बिल्कुल उलट है, लेकिन ये अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट और बिल्कुल सही भी है कि भाई गलती हो पहले खुद की गलती मानो, दूसरे की तरफ वही बात, जो एक बात कही जाती है ना, जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं। तो किसी और को बुरा कहने के पहले खुद पे झांक लें, इंट्रोस्पेक्ट कर लें कि मैं क्या ठीक ठाक हूं। तो खैर ये जल्दबाजी में और जोश में और गुस्से में ऐसा होता नहीं, तो बस वही तमीज है। और इधर भी तमीज ही है कि कुछ अच्छा हो जाए तो अपने आप को हम्बल बन जाओ, ये मत कहो मैंने किया मैंने किया मैंने किया, तुम बस एक माध्यम थे, माध्यम थे। तो पहले तो सामने वाले की इज्जत दे दो, भाई तुम बहुत अच्छे हो। और अब वह थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, वो तो है भी नहीं वहां पे, उसने भी बहुत अच्छा काम किया है, तुम दोनों के साथ से मेरा भी कुछ हो गया, बस ऊपर वाले की इच्छा थी, बन गई बात। तो ये भी तमीज का ही रूल है कि 2 3 1, राइट। तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो ये इसके पीछे के कारण है जो आपको समझा दिया मैंने। और अब एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि जरूरी नहीं है कि पेपर में हमें ये तीनों के तीनों प्रोनाउन एक सेंटेंस में मिले ही। क्या कहा मैंने? जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों प्रोनाउन हमें एक सेंटेंस में मिले ही, हमें हो सकता है सिर्फ 2 ही प्रोनाउन मिले। तो बस यहां से हम कुछ और कॉन्सेप्ट को डिड्यूस कर सकते हैं। क्या
कि भाई तुम्हारा ऑर्डर 1 2 3 है, अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ही नहीं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो 2 3 हो जाएगा, जो बचा हुआ उसका ऑर्डर बना लो। ऐसे ही 1 2 3 ऑर्डर है नेगेटिव वाला, मान लो सेकंड पर्सन नहीं है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 और 3, और वैसे ही 1 2 3 है और यहां पे थर्ड पर्सन नहीं है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा। तो ये हमारा, वैसे ही आप इधर भी ले ले, 1 2 3 था, 2 3 1 ऑर्डर जहां पे भी है, अगर मान लो सेकंड पर्सन नहीं है तो क्या हो जाएगा 3 और 1, 2 3 1 के अंदर थर्ड पर्सन नहीं है तो ऑर्डर क्या होगा 2 एंड 1, और 2 3 1 जहां पे पॉजिटिव आइडिया है, मान लो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ही नहीं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 एंड 3, यानी यू एंड ही। अब परेशान हो कि ही एंड यू करूं कि यू एंड ही करूं, तो ये सारी समस्याओं के समाधान के लिए ये कॉन्सेप्ट है। तो ये जो निकले लिखे हैं हमने यहाँ पे, ये यहीं से डिड्यूस किए गए हैं कि भाई पेपर में हमें अगर 3 की जगह पे 2 ही मिले तो हम उसको संभाल सकें आसानी से। और एक और, ये तो देखो इसके सब पॉइंट्स हो गए इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से निकले हुए, और एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकलता है। वो क्या, वो ये कि जो हमने यहां पे प्रोनाउंस लिख रखे हैं ये देखो सबके सब सिंगुलर हैं, सभी के सभी क्या है यहाँ पे सिंगुलर हैं। आई भी मैं सिंगुलर है, यू तो खैर सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यू ही होता है, और ही या शी भी अगर आ जाए, यहाँ ही हमने लिखा है यहाँ पे शी भी मान लेना भाई, सिंगुलर दोनों है ना, तो ये शी भी यहाँ पे अंडरस्टूड है। लेकिन अगर पेपर में आपको इन पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन मिल जाए, अब जैसे फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है, तो आई का प्लूरल हमारे पास है वी, ठीक है, मैं का प्लूरल हम, यू तो यू ही है, और थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है भाई, सिंगुलर है ही और शी, प्लूरल सिर्फ एक है दे, तो वो आ गया दे। बस ये हमारा ऑर्डर हो गया 1 2 और 3। तो यहां पे क्या पॉइंट है कि अगर हमें किसी सेंटेंस के अंदर तीनों पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन मिले, अगर हमें किसी सेंटेंस के अंदर तीनों पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन मिले तो जो उनका ऑर्डर होगा वो 1 2 3 ही होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द आइडिया। यानी आइडिया चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर प्लूरल हो गए तो 1 2 3 ही होगा, जब सिंगुलर होंगे तो 2 3 1 1 2 3 हम अप्लाई करेंगे, राइट। सो ये 1 2 3 प्लूरल हमेशा ही होगा, इररेस्पेक्टिव, इररेस्पेक्टिव का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ आइडिया जो भी आप व्यक्त कर रहे हैं। तो इससे तो बहुत विरले ही क्वेश्चन देखने को मिलता है प्लूरल वाला, आपको ज्यादातर इसी में मिल जाएगा, इसी से आपके काम बन जाते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। शिवराज पूछना सर जी आपको इतने वोकैब कैसे याद है, भाई इसीलिए तो बैच लेके आया हूं, ज्वाइन करो तुम्हें भी याद हो जाएंगे। मैं डिक्शनरी लेके थोड़ा घूमता हूं, दिमाग अपने आप रिलेट करती है चीजों को, सब उसको कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है शब्दों के साथ, वही आप उस बैच में सीखते हैं। नहीं तो किताबों में वोकैब की कमी है क्या, और वोकैब तो बिल्कुल ही नई चीज थी, आखिर इतनी डिमांड कैसे आ गई बच्चों की। ये 7वां वोकैब का बैच है आप देखो, और वोकैब सिर्फ मैं ही लेके आता हूं क्योंकि इतनी सिस्टमैटिक, इतनी ज्यादा वोकैब और इतनी सिस्टमैटिक, जैसे ग्रामर इधर सिस्टमैटिक है वैसे वोकैब भी सिस्टमैटिक है। तो एक बार वो पढ़ लिया आपने तो फिर वो चीजें बिल्कुल पक्की हो गई। नहीं तो कितने साल और कितने पैसे खराब करने के बाद भी अंग्रेजी हमारी विकलांग ही थी, हैंडीकैप्ड थी, न लिख पा रहे थे न बोल पा रहे थे, पेपर में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। आप अगले साल के पेपर लिखेंगे तो खुद ही बताएंगे, चाहिएगा तो थोड़ा सा पढ़ने के बाद ना, दिसंबर के बाद जहां पे भी ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट, आप दीजिएगा टेस्ट, मैं उसमें नहीं बताऊंगा कि आप यहां से दो वहां से दो, आपकी चॉइस है, आप सर्च करो आपको कहां से देना है, लेकिन ऐसी जगह से दो जहां ऑल इंडिया रैंकिंग आती है टेस्ट देने के बाद। आप जनवरी में टेस्ट देना शुरू करना, जो भी सस्ते हो थोड़े से, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि उसमें ज्यादा ही इन्वेस्ट कर दो आप, बस अपने आप को देखने के लिए कि मैं ऑल इंडिया लेवल पे कहां स्टैंड करता हूं। आप टेस्ट देके देखिएगा, इंग्लिश में थोड़ा सिलेबस हो जाए पूरा, कुछ चैप्टर्स और पढ़ लो आप, तब तो आपको खुद ही नजर आएगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं, और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी जो होता है बिल्ड होता है। चलिए, तो ये हमारे इसके ऑर्डर हो गए। आप लोग चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, मैंने उस पर स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। अब यहाँ विकी लिख रहे हैं कि मैं नेगेटिव था, भाई आप जैसे एक बच्चा था महाराष्ट्र का, उसके 0 नंबर थे आईबीपीएस के पेपर में, जो उसने क्लास 10 से पहले दिया था, और 0 से वो 8.5 नंबर आया था, उसने अपना स्कोर कार्ड शेयर किया था उस मैसेज में। तब व्हाट्सएप ग्रुप बना करते थे 1 साल पहले, अब तो संभलते ही नहीं, इतने बच्चे होते हैं, तो उस समय भी 4 4 5 5 ग्रुप बनाने पड़ते थे, क्योंकि 250 के करीब ही आप ग्रुप बना सकते थे। उसमें उस बच्चे ने भेजा था, तो 0 से वो सीधा कट ऑफ क्लियर कर गया, क्योंकि 7.25 के आसपास अंग्रेजी का कट ऑफ था। और जो 8 9 में थे, वो 8 9 नंबर पे थे, वो 22 नंबर 25 नंबर, एक अभिषेक करके स्टूडेंट हैं, उन्होंने बैंकिंग का पूरा अपना 5-6 एग्जाम का स्कोर लिखा था, 30 में 25 नंबर, क्योंकि कट ऑफ जो है वो 8 9 के आसपास है। तो जो 8 9 है वो वहां पहुंचेगा, और नेगेटिव 0 वाला इतने लायक तो हो ही जाएगा कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। थोड़ी और मेहनत करोगे, उस डर को भगाओगे, क्लास के बाद भी मेहनत करते रहोगे, तो आप भी उस नंबर पे आ जाओगे, क्योंकि जितना स्कोर होगा मेरिट उतनी अच्छी और ऊपर जाती है। कुणाल, हम लोग बैंक की प्रिपरेशन बिल्कुल कर सकते हैं भाई, एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए तब, ये बेसिक्स क्लियर हो जाए तब, क्योंकि मैं बैंकिंग के बैच में इतना डिटेल में ये सब नहीं पढ़ा था, वहां पे बैंकिंग वाले जो क्वेश्चन हैं वो ज्यादा कवर किए जाते हैं, जो कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि ये वाला बैच सबके लिए जरूरी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए जी, सर आप इतने अच्छे समझाते हैं कि कोई भी भूल बात भूलते नहीं। ओके वंदना, चलो बहुत अच्छी बात। हाँ, एक बार क्विक रिकैप कर देता हूं, बाकी कॉन्सेप्ट कल इसके आगे हम बढ़ाएंगे। कल इंपॉर्टेंट, व्हिच और दैट, ये सब जो हमारे पंगे हैं उनको दूर करेंगे। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। हमने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी कुछ लिखते हैं वो अपने एंटीसीडेंट यानी उसके जस्ट पहले आने वाले शब्द के ऊपर बेस्ड होता है। हमने उसमें एक एक्सेप्शन की भी बात की कि अगर वन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, वन ऑफ, तो और वन से पहले ओनली आ जाए तब
जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो वन के अकॉर्डिंग आगे के स्ट्रक्चर को आप यूज करेंगे। फिर अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो था क्या कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी रिटन इन सब्जेक्टिव केस, इज, वाज और वर। यही 3 केसेस हमें पेपर में मिलेंगे। इट इज या इट वाज के बाद अगर प्रोनाउन लिखना हो तो वो कौन से केस में होगा, सब्जेक्टिव में होगा। और वर वाला जो केस है हमारा वो मिलेगा हमें हाइपोथेटिकल कंडीशनल में, क्योंकि हाइपोथेटिकल कंडीशनल में जो मर्जी सब्जेक्ट हो वर्ब हमेशा वर ही होता है। इवन अगर ही भी लगा हुआ है ना, इफ ही वर यू, अगर वह तुम्हारी जगह होता तो यू चाहे सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट आप यू ही लिखोगे। तो खैर वर के बाद भी जो आएगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा और ये बहुत पेपर में आता है। फिर हमने देखा कि किसी भी वर्ब के बाद और किसी भी प्रपोजिशन के बाद अगर आपको कोई प्रोनाउन लिखना है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा, क्योंकि वर्ब के बाद जो आता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, जो प्रपोजिशन के बाद आ रहा है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी रिटन इन ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। फिर बारी आती है किसकी, लेट वाला केस हमने देखा, उसमें वो भी वर्ब ही है। लेट में हमने लेट, लेट्स और लेट विद अपॉस्ट्रोफी इसका फर्क समझा कि LET लेट किसी भी वर्ब की तरह एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और LETS जो है वो किसी की वर्ब में जैसे आप SES लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में, बिल्कुल वही है वो। और लेट के साथ जब अपॉस्ट्रोफी एस लगता है तब उसका मतलब होता है लेट अस। तो हम लेट के थ्रू जो है इंपरेटिव सेंटेंस की भी शुरुआत करते हैं, यानी वर्ब से शुरुआत कर लेते हैं। और लेट एक बीच में भी आ सकता है, भाई गो देयर जब बोल रहे हो तो आई गो भी तो बोलते हो, तो वही बिल्कुल लेट हर एंड आई लेट हर में वही रिलेशनशिप है। और उसके बाद हमने जो कॉन्सेप्ट देखा है वो अपना ये 1 2 3 और 2 3 1 रूल देख लिया कि अगर एक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो तो उनको किस ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। अगर आइडिया आपका पॉजिटिव या नॉर्मल आइडिया है, एक न्यूट्रल आइडिया है, तो 2 3 1 ऑर्डर होगा। और अगर सेंटेंस में तीनों पर्सन नहीं है, दो ही हैं, तो 2 3 1 के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर बैठना चाहिए। अब 2 3 1 ऑर्डर है, मान लो थर्ड पर्सन है ही नहीं है, ही, तो क्या हो जाएगा, यू एंड आई। अब पेपर में आ जाए कि आई एंड यू विजिटेड द सिटी मॉल यस्टरडे, आई एंड यू विजिटेड द सिटी मॉल यस्टरडे। अब ये पेपर में सेंटेंस आ गया, एरर कौन से पार्ट में होगा, फर्स्ट पार्ट में ही है। एक तुमने सिटी मॉल को विजिट किया, एक नॉर्मल सी बात है, न्यूट्रल सा आइडिया है, इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 3 1, और आपने क्या बोला आई एंड यू। तो भाई 2 3 1 में थर्ड तो है नहीं, थर्ड नहीं है यहां पे, तो ऑर्डर क्या होगा 2 एंड 1, यू एंड आई, तुम और मैं, यू एंड आई विजिटेड द सिटी मॉल यस्टरडे। तो बिल्कुल ये इसी तरीके से आपको चीजें अप्लाई करनी है। वहां पे जो गायब है उसकी जगह हटा दो, बचे हुए का ऑर्डर चुपचाप वहां पे लगा दो। तो इतने कॉन्सेप्ट हमने चर्चा कर ली, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। बात समझ में आई सभी को? निर्भय सर जिन्नी भी समझ जाएंगे इस क्लास को देखकर CGL क्लियर कर लेगा। ओके, बेस्ट क्लास इन माय लाइफ नाउ। चलो बहुत अच्छी बात है निर्भय। और वो कैब की जो क्लास है वो कल से शुरू होंगी, आपको पता है। तो जो भी भाई बंधु बचे हुए हैं, क्योंकि इस बार जो बेस प्राइस है अभी भी वही रखी गई है, मैंने कहा फीस ठीक ठाक है, और बच्चे जो हैं पहली क्लास के बाद हम फीस को इंक्रीज करेंगे, तो अभी भी फीस वही है। तो इंक्रीज होने से पहले जिन्हें भी रेफर करना है आप कर सकते हैं। और आप भी आई थिंक नए बैच के लोग हैं, तो बिल्कुल मैं एडवाइस यही करूंगा कि ये परेशान मत होना कि नहीं अभी कैसे कर लूं, साथ के साथ कर लो, साथ साथ में वो भी कब निपट जाएगा पता नहीं लगेगा। और फरवरी तक आप बिल्कुल एक स्मार्ट कैंडिडेट बन के निकलेंगे जिसको ग्रामर और वोकैबुलरी कॉम्प्रेhension हर एरिया पे अच्छी कमांड है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।